नमस्कार, सुप्रभात। उम्मीद करती हूँ कि सभी विद्यार्थी घर पर खूब मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो चलिए आज हम करेंगे कृतिका पाठ 3 जिसका नाम है रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी हमारा जो है एक एकांकी है और एकांकी को हमें जानना होगा कि क्या होता है। तो एकांकी होता है प्यारे बच्चों एक अंक, जहाँ पर नाटक का एक छोटा सा अंक लिया जाता है। एक अंक लिया जाता है तो उसे एकांकी कहते हैं। तो जो रीढ़ की हड्डी आज हम पढ़ने जा रहे हैं वह भी हमारा एकांकी है। नाटक का एक अंक वहाँ यहाँ पर लिया गया है। तो यहाँ पर जो रीढ़ की हड्डी नाटक का जो एक अंक लिया गया है उसका क्या उद्देश्य है, किस लिए यह शीर्षक रखा है। तो प्यारे बच्चों, हमारे समाज में लड़कियों से संबंधित बहुत सी कुप्रथाएं फैली हुई हैं, जिनमें से दहेज भी एक मुख्य है। लड़कियों के माता पिता जो हैं वो लड़कियों को भार समझते हैं। और उसका क्या रीज़न है, किस लिए वो भार समझते हैं? क्योंकि जब उनका विवाह होता है तो उन्हें अपनी लड़की को बहुत कुछ देना होता है। और मैं कहूँगी केवल विवाह के समय ही नहीं, बल्कि विवाह के बाद हमेशा जो है उसका एक पिता का अपनी लड़की के लिए जो देना लेना है वो लगा रहता है। और जो लड़के वाले होते हैं उनका दिमाग तो ढूंढे नहीं मिलता। लड़का चाहे कितने दुर्गुणों से युक्त क्यों न हो, किंतु लड़की तो से सद्गुण चाहिए। सर्वगुण संपन्न नारी को सब ढूंढते हैं। तो हमारी जो ये प्रस्तुत एकांकी है इसमें भी इसी समस्या को दिखाया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे कि लड़की देखने वालों की तैयारी, कि जब लड़की को देखने आए हैं तो कैसे उसकी तैयारी चल रही है। उमा साधारण स्थिति के गृहस्थ बाबू राम स्वरूप की लड़की है। उमा को देखने आएंगे, वो किसकी लड़की है? राम स्वरूप की लड़की है। पिता ने उसे उच्च शिक्षा दी, अब वह विवाह योग्य हो गई है। बाबू राम स्वरूप उसके विवाह के लिए चिंतित हैं। लड़की को देखने के लिए लड़के के पिता लड़के के साथ आने वाले हैं। वे कमरे को सजाकर तैयार कर देते हैं और लड़के तथा उसके पिता के स्वागत की यथाशक्ति सभी तैयारियां कर लेते हैं। दावत में केवल मक्खन की ही कमी है, बाकी सारी तैयारियां हो गई। एक मक्खन की कमी बची हुई है, जिसे लेने के लिए वे अपने नौकर रतन को बाजार भेज देते हैं। बाबू राम स्वरूप अपनी पत्नी प्रेमा से उमा को तैयार करने के लिए कहते हैं, जिससे वह उनके सामने सलीके में जाए। समस्त तैयारियां संपन्न कर ली जाती हैं। सारी तैयारियां हो चुकी हैं। उमा को भी तैयार करने के लिए बोल दिया है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। शंकर के पिता का उमा को देखने आना। अब शंकर के पिताजी आ गए हैं उसको देखने के लिए। तो क्या होता है फिर उसके बाद? शंकर अपने पिता गोपाल प्रसाद के साथ उमा को देखने आता है। बाबू राम स्वरूप शिष्टाचार के साथ उनका स्वागत करते हैं। बातचीत के बीच में बाबू राम स्वरूप शंकर से उसकी शिक्षा के संबंध में पूछते हैं। शंकर कहता है कि उसे पढ़ाई समाप्त करने में वैसे तो 2 साल बाकी हैं, लेकिन कम से कम 2 साल का जो मार्जिन है वो चाहिए, क्योंकि वह फेल भी हो सकता है। नाश्ता समाप्त करने के बाद बाबू गोपाल प्रसाद उमा की पढ़ाई लिखाई के बारे में बातचीत करते हुए कहते हैं कि उन्हें अधिक पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहिए, जबकि उमा पढ़ी लिखी थी। नाश्ता समाप्त होने पर बाबू राम स्वरूप पान लाने को आवाज देते हैं। अब हो गया उनका नाश्ता पानी। अब बारी आती है कि उमा आए, उमा का स्वागत किया जाए, उमा भी उनका स्वागत करे। तो उमा आती है, बिल्कुल सादे वस्त्र पहने हुए हैं। वह पान लेकर आती है। पिता पुत्र दोनों से देखते हैं। उमा की आंखों पर चश्मा देखकर बाप बेटे दोनों चौंक पड़ते हैं। बाबू राम स्वरूप स्पष्ट करते हैं कि पिछले माह में आंखें दुखने के कारण कुछ समय के लिए उमा को चश्मा लगाना पड़ा। गोपाल प्रसाद के कहने से उमा तख्त पर बैठ जाती है। गोपाल प्रसाद उससे गाने बजाने के संबंध में पूछते हैं। उमा मीरा का एक गीत गाती है। उसके बाद गोपाल प्रसाद उससे सिलाई कढ़ाई आदि से संबंधित प्रश्न भी पूछते हैं। उमा को यह सब जो है अच्छा नहीं लगता, वह कोई उत्तर नहीं देती। उमा शंकर की पोल खोलते हुए विवाह से इनकार करती है। उमा के पिता जबान देने का आग्रह करते हैं। इस पर उमा दृढ़ता के साथ कहती है, क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती हैं तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता।
सिर्फ खरीदार को दिखला देता है और पसंद आएगी तो अच्छा, वरना। पिता से इतना कहने के पश्चात उमा गोपाल प्रसाद और शंकर को सुनाती हुई कहती है, क्या कहती है कि अब मुझे कहने दीजिए बाबूजी, ये जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं, इनसे जरा पूछिए, क्या लड़कियों के दिल नहीं होते? क्या उनको चोट नहीं लगती? क्या वे बेबस भेड़ बकरियां हैं जिनकी कसाई देखभाल करता है, उनको देखभाल करके खरीदता है? बाबू गोपाल प्रसाद उमा की खरी बातों से तिलमिला उठते हैं। वे उमा के पिता से कहते हैं कि क्या मुझे अपमानित करने के लिए ही बुलाया गया है? इस पर उमा और भी दृढ़ता से कहती है, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती? आप जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं, और झर अपने इन साहबजादे से पूछिए, जरा इनसे पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहां से कैसे भगाए गए थे। गोपाल प्रसाद को यह भी पता लग जाता है कि उमा बीए पास है। वे गुस्से में उड़ जाते हैं और उमा के पिता से कहते हैं कि उन्हें लड़की को मैट्रिक पास बतलाकर धोखा दिया है। इतना कहकर वे शंकर से चलने का कहते हैं। उमा उन पर व्यंग्य करते हुए कहती है, जी हाँ जाइए, लेकिन अब जाकर यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन है ये, बैकबोन। गोपाल प्रसाद बेबसी का क्रोध लेकर चले जाते हैं। उमा की खरी खरी बातों के प्रहार से शंकर भी रुआंसा सा चेहरा लेकर चल देता है। उमा शांत हो जाती है और उसके पिता धम से कुर्सी पर बैठ जाते हैं। उमा को हंसी आती है। उमा की हंसी जाती रहती है, उसकी सिसकियां बन जाती हैं। इसी समय नौकर रतन मक्खन लेकर आता है, जैसे वह अंत में मक्खन लगाने आया हो। और फिर उसके बाद क्या होता है, यहीं पर कहानी समाप्त हो जाती है। तो ये थी हमारी एकांकी एक छोटा सा नाटकांक। यहीं पर जो है नाटक को समाप्त कर दिया गया था। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार जल्दी से पुस्तक निकालकर इसे पुनः पढ़ लीजिए, ताकि और भी अच्छी प्रकार से हमें समझ में आ जाए और उसके बाद हम प्रश्न उत्तर अपनी पुस्तिका में अच्छी प्रकार से लिख सकें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक ऐसे ही खूब मन लगाकर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।